आतंकी अदील के पड़ोसियों से क्या खुलासा हुआ जरा वो भी देखिए। 3-4 लोग गाड़ियों से आते थे। ये डॉक्टर आदिल राठेर की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिलियंट डॉक्टर था। इसके 10वीं 11वीं 12वीं के अगर मार्क्स आप देखेंगे तो 10 में से 88 76 इस तरीके के नंबर थे इसके। लेकिन ये जो ब्रिलियंट माइंड था वो नेगेटिव माइंड कैसा था वो आपको पता ही है। जयेश का पोस्टर लगाते हुए किस तरीके से चीजों की जब शुरुआत हुई, पहली गिरफ्तारी आदिल राठेर की हुई थी। गाड़ियों से लोग आते रहते थे और आदिल लोगों से बात कम करता था। इस तरीके के लोगों में एक चीज इनवेरिएबली एक जैसी देखी जा रही है कि बाहर की दुनिया से इंटरैक्शन इनकी कम रहता है, बोलते कम है, ताकि इनके बारे में सच्चाई लोगों को पता ना चले और उस दौरान इनके दिमाग में जाहिर है वो सब पकता रहता है जो आगे आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन मैं सूद साहब के पास ये जानना चाहता हूं। सूद साहब, आज बहुत सारी चीजें इसके बाद सामने आ रही हैं, लेकिन मैं ये आप क्योंकि इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी के शीर्ष पद पर रहे हैं, क्या हम लोग प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस के मामले में अब भी हमको एज अ सोसाइटी बहुत कुछ करना है? बहुत कुछ जरूरत है करने की। देखिए, ऐसा है कि नई नई चीजें सामने आती हैं, इंटेलिजेंस भी अपना काम करती है, लेकिन इंटेलिजेंस को कई बार नई नई चीजें सामने आती हैं तो उस पर काम किया जाता है। अगर रेड फोर्ट का ब्लास्ट ना होता तो आप इमेजिन कीजिए, ये छोटा ब्लास्ट था, ना होता तो क्या होता। यहाँ पे जो आतंकी पल रहे थे, जहाँ जो अल्फा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन ये भी कहूंगा कि कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काम किया, उन्होंने इसको एक तरीके से पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर दिया। और ये जो आपके जो सिद्दीकी साहब हैं, इनका पहले बैकग्राउंड खराब था, फिर इनको इस तरीके से मान्यता कैसे दे दी इनकी यूनिवर्सिटी को। और इनका एक पर्पस है कि दिल्ली के आसपास अपना घर बसाना चाहते हैं, यानी कि फरीदाबाद के अंदर। अगर दिल्ली में होते तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे बहुत ज्यादा नजर होती इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह चुनी जो रिमोटली थी, यानी कि फरीदाबाद के अंदर रिमोट जगह में इनकी यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पे कुछ नजर भी कम जाती है। और हरियाणा पुलिस मुझे लगता है कि शायद सोई भी हुई थी काफी देर तक। और इनकी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन कब दी गई? मई 2014 में, जब हुड्डा की गवर्नमेंट थी हरियाणा के अंदर, उनकी गवर्नमेंट गिरने से कुछ दिन पहले। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा, जिसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन दी गई। लेकिन एक और बात आती है कि जो लोग व्हाइट कॉलर की बात करते हैं, बहुत से व्हाइट कॉलर के लोग पहले भी सामने आ चुके हैं। बहुत से व्हाइट कॉलर के लोग अगर टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरी सर, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये जानकारी सहारनपुर से हम तक पहुंचाई है, आदिल राठेर जहां पर काम कर रहा था, वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए वो किस तरीके के महत्वपूर्ण रेवल्यूशंस आज उनके सामने हुए हैं। आज जब ये जानकारियां आपको पता चली, एक तो वो कि एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उसका कितना नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, किस तरीके से आस पड़ोस के लोग उसको देख रहे थे, और वहां पर भी कई अस्पतालों में वो इलाज कर चुका था। आज जो आपको पता चला, नटशेल में बताइए, और आपके लिए कितना हैरानी भरा था ये? बिल्कुल, देखिए, जब तक उसको नहीं जानते थे तब तक इतना उसके लिए बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसके बारे में तहकीकात शुरू की, TV9 ग्राउंड पर पहुंचा और उसकी जो मार्कशीट देखी, तो मैंने देखा कि 10th में उसके जो हैं मैथ के अंदर 100 में से 99 नंबर है, साइंस में 98 नंबर है, यहाँ तक कि जो MBBS भी किया है हर साल के अंदर जो है फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास होता है। फिर उसके मैंने प्रोफेशन के बारे में जाना हॉस्पिटल में, तो बताया कि इलाज करने में बहुत माहिर था और व्यवहार अच्छा था, लेकिन उसके अंदर क्या पनप रहा था ये किसी को नहीं पता थी। कहीं ना कहीं हमें ये पता लगा कि जिस तरीके से दिल्ली को टारगेट करने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपनी रणस्थली बनाया, इन वाइट कॉलर आतंकी मौजूद तैयार किया गया, वैसे ही कहीं ना कहीं आदिल को इस उद्देश्य के साथ में सहारनपुर भेजा गया था। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल जो सीमाएं हैं 3-4 राज्यों की वहाँ पर लगती है, तो ऐसे में कोशिश थी कि यहाँ पर भी एक ऐसा अस्पताल को पकड़ा जाए, क्योंकि अस्पताल की तरफ किसी की नज़र जाती नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर कोशिश की जाए। जो वहाँ के मैनेजर थे वहाँ के हॉस्पिटल के, फेमस मेडिकल हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे बताया कि आदिल जो है उनको बार बार बोलता था, यहाँ तक कि जिस डॉक्टर अंकुर चौधरी ने उसको रखवाया था, कहता था इसको हटा दो और मेरे दोस्त जो हैं कश्मीरी डॉक्टर हैं या फिर वो आसपास के राज्यों में, इशारों में जो है अल-फलाह का अभी जिक्र किया था, उन डॉक्टरों को यहाँ पर रखो। यानी कि एक मॉडल वो यहाँ पर भी तैयार करना चाहता है। और देखिए ये सब कहाँ हो रहा है, इससे कौन पर ये तो बात अब सामने आ गई जितेंद्र, ये भी महत्वपूर्ण है कि अब तो ये देखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से वो सहारनपुर में कोशिश कर रहा था, यहाँ अल-फलाह में जो चल रहा था हम लोगों के सामने है ही, तो कहीं और कुछ भी एंटिटीज ऐसी तो नहीं है जो इसी तरीके की एंटिटीज हो, लोगों को इस तरीके के व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को पनपाने वाली, प्रश्रय देने वाली, उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देने वाली, ये भी देखना पड़ेगा। जितेंद्र, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन एक अहम खबर आ रही है, इसलिए मुझको मनीष झा के पास चलना पड़ेगा। ये अहम खबर बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एक नए तरह का डेंजर जो ब्रिटेन आरोप लगा रहा है रूस पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने क्या दावा किया है? रूस पर ये बड़े आरोप
हैं जो लगाए जा रहे हैं। रूस ने ब्रिटिश पायलटों पर लेजर से हमला किया, लेजर के जरिए ब्रिटिश पायलट पर हमला। रूसी जासूसी जहाज यंत्र से ब्रिटिश पायलटों पर किया गया अटैक। ब्रिटेन सीमा के पास से गुजर रहा था रूसी जहाज यंत्र। ब्रिटेन ने निगरानी के लिए अपने लड़ाकू विमान और नेवी के जहाज भेजे थे। रूसी जहाज से ब्रिटिश पायलट्स को निशाना बनाया गया, ये बात कही जा रही है। लेकिन ये सिर्फ आरोप है या क्रेडिबल आरोप है और सबूतों के साथ कहे जा रहे हैं? मनीषा। बिल्कुल दिनेश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूसी जहाज ब्रिटेन की सीमा के पास से गुजर रहे थे, ये एक फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन की तरफ से अपनी नेवी को और अपने एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया था, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन इसके बाद अहम बात आती है जब ब्रिटिश रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि रूसी जहाज से हम पर लेजर से अटैक किया गया था और हमें टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि इस बार तो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे क्रेमलिन को चेतावनी दी कि दोबारा हम लेजर नहीं सहने वाले हैं और आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो कहने का मतलब है कि रूस और ब्रिटेन के बीच जो तनाव है वो इस घटना के बाद से, जो कुछ देर पहले घटी है और उसके बाद आधिकारिक बयान ब्रिटिश रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है, इस घटना के बाद से ये तनाव और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे समय में जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वैसे में इस घटना के बाद तो इस घटना के बाद रशिया और ब्रिटेन के बीच में पहले से चला आ रहा तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं फर्जी हैं, या वाकई रशिया इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बाकायदा अपने पास चीजें भी रखता है? बहरहाल ये बड़ा आरोप है। फिलहाल इस खबर से निकलकर वापस उस तरफ चलते हैं जहां आज हमने इस अड़ी को लगाया है। अल फला पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज। ये खबर देखिए, धोखाधड़ी से कमाए गए 425 करोड़ रुपए 2018 से लेकर 2025 के बीच में 425 करोड़। ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की श्रेणी में इसको डाला। ये जो पैसे हैं इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार दिया गया। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, बहुत जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद डीजीपी साहब के पास, एक्स डीजीपी साहब के पास चलते हैं, विक्रम सिंह सर के पास। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक तरीके का समझ लीजिए तकनीकी एक जुमला है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसको कहा जाता है? कानून तोड़कर कमाया हुआ जो पैसा होता है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यही माना है कि ये जो पैसा है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। गैर कानूनी स्रोतों से जो प्राप्त किया गया पैसा है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। चोरी, डकैती, इस तरीके के धंधों से कमाया गया जो पैसा है उसको इसमें डाला जाता है। धोखाधड़ी, ठगी से आया हुआ पैसा इसमें डाला, इसी कैटेगरी में डाला जाता है। और इसी कैटेगरी में डाला गया है 425 करोड़ रुपए। आतंकवाद, हवाला, स्मगलिंग से जो कमाई होती है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में डाला जाता है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके से गलत तरीके से कमाया गया, किसी भी तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए कमाया गया ये जो पैसा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में डाला जाता है। और फिर उसको अगर धन शोधन की कोशिश होती है, उसको ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश होती है, तो इसको धन शोधन के तहत फिर इसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है।